हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमने पिछले वीडियो में कूलम्ब्स लॉ को डील किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सारा कुछ उसमें डील किया गया था। और उस वीडियो में हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रॉब्लम सब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और फोर्स पे हम लोग करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सारा कुछ मैंने डील किया था। फोर्स कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग एक प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम में वो सारी चीज़ों को हम निकालने का प्रयास करेंगे। मेरा पर्पज़ है, जो उद्देश्य है वो ये है कि आपका कंसेप्ट को क्लियर कर देना, ताकि हर तरह का प्रॉब्लम जो आपके समक्ष आएगा तो आप उससे डरेंगे नहीं, उसको कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? यह नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एक ही है, लेकिन उस पर जो सवाल हैं वो कई हैं, जिसमें वो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है सारी कुछ आ जाएगी। ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रखा है जिसका कि साइड 3 मीटर, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। और इसके जो 3 कॉर्नर्स हैं वहाँ पर हमने 2 कूलम्ब का चार्ज रख दिया, जिसका नाम दे दिया हमने Q1, -2 कूलम्ब रख दिया जिसका नाम दे दिया हमने Q2, और 3 कूलम्ब का चार्ज रख दिया जिसका नाम हमने दे दिया Q3। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि पहला, फाइंड द फोर्स ऑन 3 कूलम्ब चार्ज। जो 3 कूलम्ब चार्ज है इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इसको निकालना है। फाइंड द फोर्स ऑन 3 कूलम्ब चार्ज। ठीक है? ये सारा सिस्टम हमने समझा दिया। प्रॉब्लम में सारा कुछ डिटेल्स लिखा होगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका हर साइड 3 मीटर है, उसके 3 कॉर्नर्स पे 2 कूलम्ब, -2 कूलम्ब और 3 कूलम्ब चार्जेज रखे हुए हैं एज गिवन इन फिगर। जैसा कि क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है, फिगर बना दिया, उसमें सारा कुछ डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि एज इन फिगर जो चार्जेज रखे हुए हैं वो फलाने फलाने पोजीशन में रखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है कि फाइंड द फोर्स ऑन 3 कूलम्ब चार्ज, यानी 3 कूलम्ब जो चार्ज है उस पर फोर्स हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, find the electric field at the point where 3 coulomb charge is kept। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो पूछा जाता है। उसमें चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा जाता। ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो कहीं कोई पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ 1 कूलम्ब का चार्ज अपने मन से हम लोग लाद करके रख देते हैं, वहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज पे जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पूछा जाएगा तो उसका जो लैंग्वेज होगा, उसकी जो भाषा होगी, वह किसी पॉइंट पर पूछा जाएगा। अब फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट वेयर 3 कूलम्ब चार्ज पे, मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पूछा जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो उससे हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। यहाँ 3 कूलम्ब का चार्ज है तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 3 कूलम्ब से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 3 कूलम्ब पे फोर्स होगा वो फोर्स निकल के आ जाएगा, जो हमारा पहला सवाल है। तो पहला सवाल को हम लोग कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद ट्राई कर लेंगे कि वो जो फोर्स आया है वो दूसरे वाले तरीके से बराबर है या नहीं।
केवल आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये मैं चेक करूँगा। उसके बाद तीसरा क्या है कि फाइंड द पोटेंशियल। Find the potential at the point where 3 coulomb charge is kept। पोटेंशियल के साथ भी यदि कहीं पोटेंशियल पूछा जा रहा है तो पॉइंट ही दिया जाएगा कि इस पॉइंट पर या इस पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल का क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर 3 कूलम्ब चार्ज इज केप्ट, यानी यहीं पर कितना पोटेंशियल बन रहा है तो उसको हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल क्या है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस। जो ये 3 चार्जेज के सिस्टम दिए हुए हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कितना होगा, इसको फाइंड करना है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज के ऊपर बात की जा रही है, चार्ज पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? चार्ज वाली, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज पर कैसा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और यहाँ जिस पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो किया था, मैंने बताया था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि भाई किसी भी चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है तो जितने भी उसके अगल बगल चार्जेज प्रेजेंट हैं वे चार्जेज अलग अलग जो फोर्स उस चार्ज पे लगाते हैं उसका वेक्टर सम ही क्या होता है? उस चार्ज पे टोटल फोर्स या नेट फोर्स होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही है। उसमें जो अन्य चार्जेज हैं वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, वो हर आदमी अलग अलग गिवन चार्ज पर क्या करता है? फोर्स लगाता है, और अलग अलग जो फोर्स लगाता है उसी को हम वेक्टर के फॉर्म में जब समेशन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो हमें गिवन चार्ज पर टोटल फोर्स हमें प्राप्त हो जाता है। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लेकिन ये जो चौथा टर्म है पोटेंशियल एनर्जी वाला, यह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये ऊपर जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो क्वेश्चंस है उसमें हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम की यूज़ करेंगे, लेकिन लास्ट वाले में हमको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। अब कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा कि 2 पॉइंट चार्जेज रखे हुए हैं, उनके बीच क्या होगा? लाइक चार्ज होंगे तो रिपल्सन का फोर्स होगा, अलाइक चार्ज या अनलाइक चार्ज होंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। और दूसरा हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है कि जो चार्ज रखे हुए उसके सेंटर टू सेंटर जो लाइन मिला ली जाती है उसके लॉन्ग ही ये फोर्स काम करता है। तो इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, दोनों को जो लाइन मिलाती है उसी के लॉन्ग फोर्स को लगना है। और ये चार्ज और ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब एक समान है, लाइक है, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, यानी अपने से दूर भगाएगा। तो ये 3 कूलम्ब चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज है। ये 2 कूलम्ब चार्ज क्या हो जाएगा? सोर्स चार्ज हो जाएगा। तो सोर्स चार्ज के हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड होगा, टेस्ट चार्ज के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा। वह
सोर्स चार्ज के हिसाब से डिसाइड होगा। और ये ट्रेस चार्ज मान लो कि यदि मूवेबल है तो किस डायरेक्शन में मूव करता है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इस लाइन के लॉन्ग सोर्स चार्ज से दूर की तरफ होगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ होगा। तो इसको हम इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, तो जो फोर्स है उसका नाम हम F1 डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चार्ज ये बच गया, ये माइनस है, ये प्लस है। तो कैसे चार्जेज हैं? एलाइक है, मतलब असमान चार्जेज हैं। इनके बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी सोर्स चार्ज अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ के लिए ये सोर्स चार्ज है, तो इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसका नाम हम देते हैं F2। ठीक है, अब ये दो चार्जेज बच गए, तो हमको फोर्स निकालना है इस पर 3 कूलम्ब चार्ज पे। तो इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स लग रहा है तो उसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि इस चार्ज पर जो अलग अलग फोर्सेस अदर चार्जेज द्वारा लगाए जाते हैं उन्हीं का हमें समेशन करना है। लेकिन जो अन्य चार्ज आपस में क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये अन्य चार्ज हैं, इस पर हम फोर्स निकालना है। तो इसको छोड़ करके जो दो चार्ज बच गए अन्य चार्ज हैं, ये आपस में इनका कुछ है, कोई इंट्रैक्शन है, कोई फोर्स काम कर रहा है, तो उस फोर्स के बारे में हमें कुछ सोचना नहीं है। हमें किसके बारे में सोचना है? यहाँ पर जो अलग अलग जो फोर्स लग रहा है इसको छोड़ करके जो अन्य चार्जेज हैं उनके द्वारा उसका हमें समेशन करना है। तो हम लोग F1 निकाल लेते हैं। कितना होगा? K क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट गिवन इन कूलम्ब्स लॉ, जो K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? Q1 तो 2, Q2 3 और बीच का डिस्टेंस, तो ये 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 3 से स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो 2K/3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे K = 9 × 10⁹ या 1/4πε0। ठीक है, और उसी तरह से F2 क्या होगा? तो K यहाँ -2 3/3², क्योंकि ये भी डिस्टेंस क्या है? 3 मीटर है, तो कितना हो जाएगा? -2K/3। माइनस साइन क्या शो करता है? ये इधर की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? बराबर है, यानी दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। F1 इस तरफ है, F2 इस तरफ है। F2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है, F1 फोर्स ऑफ रिपल्सन है इसलिए प्लस साइन लगा हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि इस चार्ज पर जो टोटल फोर्स है उसका हमें काउंट करना है। तो F1 इधर लग गया और F2 इधर लग गया। तो हम लोग अब 11th में जो पढ़े हैं वेक्टर, उसको हम लोग रिकॉल करते हैं कि अब F1 और F2 का नेट यानी रिजल्टेंट वो क्या हो। तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? F नेट हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? F1² + F2² + 2F1 F2 cos θ। यहाँ पर थीटा क्या है? ये दोनों के बीच में जो एंगल है वही यहाँ पर थीटा है। ठीक है, तब थीटा कितना होगा? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है? इक्वल होता है, और ट्रायंगल का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री और सब एंगल बराबर, तो मतलब क्या हुआ? 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, जितना मिलेगा वही इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल्स होंगे। तो कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब हमको ये वाला थीटा है, तो कितना होगा? तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जो थ्योरम पढ़ते थे ज्योमेट्री में, उसमें क्या था कि किसी स्ट्रेट लाइन के एक तरफ
टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में एक 60 है तो रेस्ट कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120। तो थीटा को हम लिख देंगे 120 डिग्री, ठीक है, उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो cos 120 डिग्री कितना होता है -½ होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये चूँकि सब मैग्नीट्यूड ही है फोर्स का, हम लोग केवल नंबरिकल वैल्यू लिखेंगे। तो ट्वाइस के अपॉन 3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस के अपॉन 3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस के अपॉन 3 फिर ट्वाइस के अपॉन 3 और cos 120 तो कितना हो जाएगा -½ हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे सिंस cos 120 डिग्री इक्वल टू -½ अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 के अपॉन 3 का स्क्वायर, ये भी उतना ही है, ये भी दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर में कितना बच जाएगा -1। तो हमारे पास 2 के अपॉन 3 स्क्वायर कॉमन हो गया, तो रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ट्वाइस के अपॉन 3, अंदर में कितना बच जाएगा तो 1 और ये 2 इंटू -½ तो 2 कैंसिल -1 हो जाएगा, -1 और 1 कैंसिल, अंदर में 1 बच जाएगा और 1 का रूट क्या होता है 1। तो फाइनली एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा हमारा 2 के अपॉन 3 न्यूटन। के की वैल्यू क्या होगी जो यहाँ पर दी हुई है 9 इंटू 10⁹ वो वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁹ न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। तो हम लोग एफ नेट निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग को दूसरा काम क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सीधे कंसेप्ट पर भी जाकर के काम कर सकते हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो प्रैक्टिकल तरीका है उस पर भी हम काम करके इसको निकाल सकते हैं। तो कंसेप्ट में क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो F1 जो है वो कितने पर लगा है 3 कूलम पे लगा है। तो 1 कूलम पे कितना लगेगा, तो जो F1 लगा है उसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमें मिलेगा वह क्या मिलेगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यानी 1 कूलम। यानी 3 कूलम की जगह 1 कूलम होता तो इस पर जो फोर्स लगता वही इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो हम क्या करेंगे, जो F1 है उसमें 3 कूलम से डिवाइड कर देंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। उसी तरह से इसके लिए भी F2 के लिए भी तो 3 कूलम है तो F2 जितना है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा E2 हो जाएगा। E2 भी वेक्टर क्वांटिटी, E1 भी वेक्टर क्वांटिटी, जिस तरह से फोर्स वेक्टर क्वांटिटी उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो इसी तरीके से रिजल्टेंट आ जाएगा। अंतर क्या होगा, ये 2 के अपॉन 3 है तो एक 3 से और डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारे पास फोर्स आया है एफ ने वो कितना आया है, ये आया है 3 इंटू 10⁹9 सॉरी 6 इंटू 10⁹9 न्यूटन। और जब 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10⁹9 न्यूटन पर कूलम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पर वो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁹9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो डायरेक्ट भी हम फोर्स निकाल लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब मान लिया जाए कि हमको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ दिक्कत है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से हिसाब से हम डायरेक्ट बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालते हैं। ये फोर्स वाले से हम कोई हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो हम सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। तो ड्यू टू दिस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन ये होगा, ड्यू टू दिस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन ये होगा। तो हम E1 निकाल लेते हैं। तो E1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K
Q कितना है 2, और यहाँ पर अपने मन से क्या करेंगे, +1 कूलम का चार्ज रख देंगे तो कितनी होगी 1, और जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2k/9। ठीक है, इस डायरेक्शन में। उसी तरह से E2 करेंगे, कितना होगा k -2 1 3 स्क्वायर, तो -2k/9 न्यूटन पर कूलम। तो दोनों डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। हमने क्या किया, 3 कूलम की जगह यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रख दिया, मतलब +1 कूलम का चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया। जो फोर्स लगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने निकाल लिया। E1 को ही निकाल लिया और E2 को ही निकाल लिया। इसके हिसाब से 1 कूलम पे जो फोर्स लगा इतना है, वही इस डायरेक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हमने निकाल लिया। अब एक इधर है और एक इधर है, तो हमको चाहिए E नेट, तो सेम फार्मूला यूज करेंगे तो हमको आ जाएगा। तो कितना आएगा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था उतना ही आएगा। हम फोर्स निकाल करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू से ही निकाल करके हम फाइनल जो भी है उसको हम कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये माइनस साइन केवल डायरेक्शन शो करता है, तो अंदर के फार्मूले में हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2k/9 स्क्वायर प्लस 2k/9 स्क्वायर इंटू 2 2k/9 और cos 120 डिग्री दिया हुआ है, -½ होता है, तो -½ से ये खत्म हो जाएगा, -1 बच जाएगा। यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर कॉमन हो गया तो बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2k/9 हो जाएगा। अंदर में क्या बचेगा 1 + 1 + -1, ठीक है, और इस पर रूट रहेगा, तो -1 से एक 1 खत्म हो जाएगा, एक 1 बच गया, 1 का रूट 1 होता है, तो फाइनली कितना बच गया हमारे पास 2k/9, k की वैल्यू डाल देंगे, कितना हो जाएगा 9 × 10⁹/9, 9 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁹9 न्यूटन पर कूलम। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो क्या हो गया 2 × 10⁹9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले फोर्स निकाला, फोर्स से भी हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकाल सकते थे, जो मैंने आपको बोल करके बताया। अब किसी को हो सकता था कोई कन्फ्यूजन, तो हमने फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके फिर फार्मूले से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना इस पॉइंट पे उसको हमने निकाल दिया, तो इतना आया। तो दोनों आंसर में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। उस तरीके से ही करते फोर्स निकाल करके तो इतना ही आता, और डायरेक्ट किए तो भी इतना ही आया। ठीक है, अब इसमें भी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो किया है। क्यों फॉलो किया है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल बना ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है, अब इनके बीच में जो भी पोटेंशियल बनेगा उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमको इस पॉइंट से मतलब है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल में कौन कौन चार्जेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक ये चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक ये चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम उसको ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट के लिए कौन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन अपना कर रहा है, योगदान कर रहा है, तो ये कर रहा है और ये कर रहा है, तो उसको हमने वेक्टोरली ऐड कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए नेट निकालने का फार्मूला जो है ये है, तो हमने कर दिया इस पर। अब हम लोग को पोटेंशियल पर आगे बढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो यहाँ जो हमने वेक्टर सम लिया, पोटेंशियल के केस में हम क्या करेंगे स्केलर सम, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड वेक्टोरियल, ठीक है, जिसको कि वेक्टर सम बोलते हैं या टेंगल ऑफ एडिशन बोलते हैं। उस तरीके से हम वेक्टर को जोड़ते हैं, लेकिन स्केलर को जैसे हम लोग अब तक शुरू से पढ़ते आ रहे हैं,
यानी निचली क्लासों से लेकर के अप टू मैट्रिकुलेशन। तो जो हम अरिथमेटिक करते हैं वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी पे आधारित है, स्केलर क्वांटिटी को ही जोड़ा घटाया जाता है। तो सिंपल उस तरीके से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पोटेंशियल पर आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, तो पर यूनिट चार्ज के लिए कितना बनेगा, 3 कूलम के लिए जो बनेगा वो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जो मिलेगा यूनिट चार्ज के लिए मिलेगा। या नहीं तो अपने मन से यहाँ 1 कूलम चार्ज रख दें, +1 कूलम, और जो पोटेंशियल एनर्जी बन रही है वही उसकी क्या होगी, पोटेंशियल होगी। इस चार्ज के लिए भी वही होगा। यहाँ पर 3 कूलम ले करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और 3 से डिवाइड कर दें, या नहीं तो अपने मन से यहाँ +1 चार्ज 1 कूलम का चार्ज रख दें, और जो पोटेंशियल एनर्जी बने वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। तो हम यहाँ पर ड्यू टू दिस चार्ज पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसको मान लेते हैं V1। तो क्या होगा, जो 2 कूलम चार्ज के द्वारा बन रहा है, तो 2 × 1 अपॉन डिस्टेंस 3, हमने 1 कूलम रख दिया, 3 कूलम के बदले 1 कूलम रख दिया। या आप 3 कूलम के लिए पोटेंशियल निकालते और 3 से डिवाइड कर देते, तो बात वही आती। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2k/3 वोल्ट। पोटेंशियल का क्या यूनिट होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अब -2 कूलम के द्वारा जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा, k - 2 × 1/3, कितना हो जाएगा, -2k/3 वोल्ट। तो इसके द्वारा प्लस पोटेंशियल, इसके द्वारा माइनस पोटेंशियल, और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो नेट पोटेंशियल हम V मान लेते हैं। तो V1 + V2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, +2k/3 - 2k/3, ये 0 आ गया। यानी इस पॉइंट पर ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज जो पोटेंशियल बनेगा कितना बनेगा, 0 बनेगा। टोटल पोटेंशियल 0 बनेगी। इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बताता है कि इस 2 चार्ज के बीच में जो यहाँ पर हमें निकालना है, तो अलग जो चार्जेज हैं, 3 कूलम को छोड़कर जो अलग चार्जेज हैं, ये -2 कूलम 2 कूलम, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है, कोई एनर्जी बन रही, कोई पोटेंशियल बन रहा है, तो उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमको यहाँ के लिए जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो इसके द्वारा मिल रहा है और इसके द्वारा मिल रहा है, उसी पर हमें विचार करना है। तो V1 मिला और V2 मिला, इसके द्वारा V1 और इसके द्वारा V2, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 0 वोल्ट। यानी प्लस और माइनस दोनों इक्वल आया था, तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमारा काम खत्म हो गया। तो इसमें पोटेंशियल में भी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो किया, फील्ड में भी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो किया, फोर्स में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो किया। अब जो चौथा टर्म है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द गिवन सिस्टम, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम 2 तरीके से काउंट करते हैं। वो पहला है सिस्टम का फोर्स, जिसे इंटरनल फोर्स ही बोला जाता है, ठीक है, और दूसरा है एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किया गया कार्य के रूप में। तो दोनों तरीके के डिफिनीशन दिए हुए हैं। तो ज़्यादातर जो बोला जाता है वो एक्सटर्नल वर्क के रूप में बोला जाता है, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किए गए वर्क के रूप में बोला जाता है। उसमें क्या बोला जाता है कि किसी भी पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा चार्ज को, यानी कौन सा चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जाता है, वही वहाँ पर क्या होता है, उस चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी होता है। मतलब दिए गए सिस्टम में जो चार्ज का सिस्टम है, उस पर हम एक्सटर्नल वर्क जो भी करेंगे वो स्टोर हो जाएगा एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इंटरनल फोर्स
या सिस्टम के फोर्स के रूप में जब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि चार्ज को दिए गए पॉइंट से सिस्टम का फोर्स उसे कहाँ ले जाएगा, इन्फिनिटी पे ले जाएगा। तो जो वर्क डन करेगा उतना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो जाएगा। तो उसके वर्क डन को हम जब माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो वो कितना मिलता है हमें, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मिलता है। यानी उसमें जो लॉस हो रहा है वह पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसीलिए वह वर्क डन कर रहा है। तो सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है पॉजिटिव होता है, इसलिए उसके एनर्जी में लॉस होता है। लेकिन एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है सिस्टम पे तो वर्क नेगेटिव होता है, इसलिए सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। और जब सिस्टम काम करता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। तो यहाँ पर जो चार्जेस का सिस्टम दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पर 3 चार्जेस रखे हुए हैं, तो हम सिस्टम के रूप में यदि डिफाइन करते हैं तो क्या बोला जाएगा कि दिए गए पोजीशन से चार्जेस को कहाँ भेजना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे भेजना पड़ेगा। और एक्सटर्नल के हिसाब से हम ये करें तो उसमें क्या बोलना पड़ेगा कि इन्फिनिटी से ये तीनों चार्जेस को ला करके दिए गए पोजीशन पर रखने में जो वर्डन होगा वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो दोनों तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी का क्या रोल है, तो हमने बताया था कि इन्फिनिटी एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। दूसरा कि रिपल्सिव फोर्स से जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वह पॉजिटिव होती है, और अट्रैक्टिव फोर्स से जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है वो क्या होता है, नेगेटिव होती है। तो ये दो चीज़ है। तो हम लोग निकालते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी को, दिए गए सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो किताबों में 2 तरह के फार्मूले यूज होते हैं, हम लोग दोनों फार्मूले पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है सिस्टम की एनर्जी को, U को क्या लिखते हैं, 1/4πε0, ठीक है, समेशन का साइन n i लेस देन j। आई जे क्या है, एक जनरल टर्म है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर के जितने भी चार्जेस होते हैं उतनी तक होते हैं। 3 चार्जेस हैं तो n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ n = 3 लिख देते हैं, n = 3। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, QI QJ अपॉन RIJ क्या है, जो ith चार्ज है और jth चार्ज है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वही RIJ है। तो एक फार्मूला यू होता है, और नीचे में जो सब्सक्रिप्ट दिया हुआ है I और J, यहाँ कंडीशन है कि I लेस देन J, मैंने I छोटा होगा J से, J हमेशा बड़ा होगा, तब ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। और जब ये कंडीशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो होल को हम हाफ से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। अंदर में कितना होगा, 1/4πε0, और ये n = 3, I ≠ J, और QI QJ RIJ। तो ये 2 फार्मूला, दोनों एक ही चीज़ के फार्मूले हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी का है, एक पोटेंशियल एनर्जी का है। एक फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, बस कॉम्बिनेशन लेने का जो अलग अलग तरीका है उसके हिसाब से हमारे फार्मूले बदल गए हैं और दोनों रिजल्ट सेम ही देंगे। तो यहाँ के लिए सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी होगी, तो हम लोग दोनों फार्मूले से काम कर रहे हैं। तो हम पहला फार्मूला यूज करते हैं, जो ऊपर में पहला फार्मूला दिया हुआ है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, U 1/4πε0, अंदर में समेशन है, तो क्या होगा, Q1 Q2 R12, Q1 Q3 R13, Q2 Q3 R23, तीनों का आ गया। और जो पहला सबस्क्रिप्ट है वो दूसरे वाले से छोटा है, मैंने 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, फिर उधर लास्ट में 2 3 से छोटा है। तो पहला जो फार्मूला दिया उसके हिसाब से हमने टर्म्स को लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁹,
और Q1 क्या है, 2 है, 2 कूलम, और Q2 क्या है, -2, यहाँ -2, और 1 2, ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 है, प्लस दूसरा क्या है, Q1 और Q3, Q1 Q3, तो कितना है, 2 × 3 और ये 3, प्लस Q2 Q3, Q2 Q3, तो कितना हो जाएगा, -2 3, कितना, अब हम लोग को सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ और -4/3, और ये दो टर्म खत्म हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, -12 × 10⁹ जूल, -12 × 10⁹ जूल क्या हो जाएगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। किस फार्मूले से, तो ऊपर वाला जो फार्मूला है 1 नंबर वाला, उसके तहत हमने किया, तो -12 × 10⁹ जूल आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग दूसरा फार्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला में क्या करना है, तो I छोटा होगा J से, ये कंडीशन नहीं है, लेकिन ये कंडीशन है कि I ≠ J, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, नहीं, यहाँ Q1 नहीं लिख सकते हैं, Q3 नहीं लिख सकते हैं, Q2 नहीं लिख सकते हैं, डिफरेंट करके लिखना पड़ेगा। तो 12 1/4πε0 अंदर में Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। अब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहला वाला छोटा होगा, तो हम बदल करके लिख रहे हैं, तो Q2 Q1 R21 Q3 Q1 R31 और Q3 Q2 R32। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 6 टर्म आ गए, और हर कॉम्बिनेशन Q1 Q2 वाला 2 बार काउंट हो रहा है, Q1 Q2 Q2 Q1 दोनों एक ही चीज़ है, R12 R21, डिस्टेंस जो है वो एक ही है, तो ये और ये 2 बार आ गया। उसी तरह से ये और ये दोनों सेम है और 2 बार आ गया। उसी तरह से ये वाला और ये वाला भी 2 बार आ गया। तो हर टर्म, हर कॉम्बिनेशन जो दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है वह 2 बार काउंट हो रहा है, तो टोटल करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो डबल को हमको क्या करना पड़ेगा, फिर सेम रखने के लिए आधा करना पड़ेगा, तो इसीलिए आधा से यानी हाफ से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको नंबरिकली सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ और अंदर में ये Q1 Q2 तो 2 -2/3, Q1 Q3 तो कितना हो जाएगा 2 3/3 प्लस Q2 Q3 तो -2 3/3। अब आगे Q2 Q1 तो -2 2 3, Q3 Q1 तो 3 2/3, Q3 Q2 तो 3 -2 और 3। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला 3 × 2 6, 3 × -2 6, नीचे बराबर है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। उसी तरह से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 6, 3 -2 -6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा ये 2 2 माइनस है तो -4, यहाँ भी -4 तो कितना हो जाएगा -8, तो हाफ 9 × 10⁹ -8/3। अब 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा -4, और 3 से कैंसिल 3 बचेगा यहाँ पे, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, और माइनस साइन है तो -12 10⁹ जूल।
तो जो पहला फार्मूला था उससे -12 इंटू इतना आया 10⁹ जूल, और दूसरा फार्मूला से भी हमें वही रिजल्ट मिल रहा है। इस तरह से दोनों फार्मूले एक ही रिजल्ट देते हैं, बस हमें कॉम्बिनेशन लेने का तरीका अलग अलग है। इसलिए जो तरीका आप लोगों को सूट करता है उस तरीके का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक बार में कोई 2 ही चार्जेज लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार की जो इंटरेक्शन होता है वो 2 ही चार्ज में होता है। एक साथ 3 चार्ज या 4 चार्ज को हम नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए 3 चार्जेज का सिस्टम है तो 2-2 चार्ज का कॉम्बिनेशन बना के हमने किया। 4 चार्जेज का सिस्टम होगा तो भी 2-2 का ही कॉम्बिनेशन होगा। अब हमने ट्रेंगल वाले एग्जाम्पल को दिया, आपके समझ जो है कि कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, उस पर सिस्टम आप चार्जेस दिए होंगे, तो उसको इसी तरीके से करना है। उसमें यह नहीं है कि सर तो ट्रेंगल वाला बताए, यहाँ तो 4 वाला पूछ दिया, 5 वाला पूछ दिया, तो हम कैसे करेंगे। तो तरीका हमारा यही है, बस समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम गॉस लॉ पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।